हेलो स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 12th की साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 2 आत्म एवं व्यक्तित्व को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे की जो नेक्स्ट ये पार्ट है मैं उसको बना रहा हूँ आप सब के लिए। ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा स्टूडेंट। देखो, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जब आप इसे पढ़ा करो, ठीक है, बिकॉज कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि सर वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखो। ठीक है, चलो मैं मानता हूँ ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो आप जो है लगता होगा कि यार काफ़ी देर हो गया आपको देखते हुए, लेकिन मैं आपको बताऊँ स्टूडेंट्स, इसे देखने से ज़्यादा बेटर है इसे सुनना। ठीक है। और आपको अगर सच में साइकोलॉजी पढ़नी है, अगर आपको साइकोलॉजी सच में पढ़नी है और सच में समझनी है तो उसके लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। विदाउट टाइम आप सोचो कि मैं 10 मिनट की वीडियो बना दूं या 20 मिनट की वीडियो बना दूं, आपका चैप्टर भी खत्म हो जाए, आपको चीज़ें समझ में भी आ जाए, तो मतलब किसी भी चीज़ को पाने के लिए कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता है। अगर आपको जेन्युइनली साइकोलॉजी अच्छे से समझना है तो उसका एक और एक तरीका है, अच्छे से मेहनत से जो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए और उस साइकोलॉजी को जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है उसको अपने से कनेक्ट कीजिए। जब तक आप अपने से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ का मतलब नहीं बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है। कोई भी चीज़, अगर आप किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहे हो, चाहे साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे मैथ्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, या कोई भी अदर सब्जेक्ट की अगर आप स्टडी कर रहे हो, जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जब तक उस सब्जेक्ट में आप उतरेंगे नहीं अच्छे से, उसकी एक लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को समझेंगे नहीं, आप कैसे किस तरह से आप कहते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर मेरा सिर्फ ये गोल नहीं है, देखो मैंने दोनों तरीकों को फॉलो किया है। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपकी कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया है। पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद मैंने उस पर आपको एक वीडियो मतलब एक बूस्टर वीडियो मैंने दी है, ताकि आप सबका पूरे चैप्टर की समझ होने के बाद जब क्विक रिवीजन करें तो वो आप अच्छे से उसको समझ पाएँ। यही मेरा रीज़न है, मेरा अल्टीमेट रीज़न ये है कि मैं आप सबको जो कंटेंट दूं, जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करूं, वो सॉलिड हो पूरी तरह से और आपके नॉलेज को इन्हांस करे। अगर सच में नॉलेज आपको लेना है स्टूडेंट तो टाइम तो लगना पड़ेगा, टाइम तो लगाना ही पड़ेगा। जैसे आप कोई अगर पेड़ लगाते हैं, कोई पौधा लगाते हैं, आप सोचो कि यार इस पौधे में मैं एक ही दिन में इसको इतना बड़ा कर दूं कि मुझे फ्रूट्स भी मिल जाए और सब कुछ हो जाए, बड़ा भी हो जाए, मुझे छाया भी मिल जाए, तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है। ठीक है। आप यूट्यूब के माध्यम से भले ही पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ाई तो आपकी उसी प्रकार हो रही है, शायद उससे बेहतर हो सकती है अगर आप इसको अगर सही से समझ सको तो। ठीक है। तो आप टाइम दे के वीडियो को सुना करो। खाली टाइम में आप मत देखा करो वीडियो, जब आपको खाली टाइम रहे तब देखो, और तब देख के उस वीडियो को पूरी सुनने की कोशिश किया करो। ठीक है। मूवीज़ आप 2-2 ढाई-ढाई घंटे मूवीज़ देख डालते हो, ठीक है, तब आपको दिक्कत नहीं होती है। और 30 मिनट्स 40 मिनट्स की वीडियो में दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट्स। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर साइकोलॉजी सच में पढ़ना है, अगर सच में आप पढ़ने के लिए साइकोलॉजी हमसे जुड़ते हैं तो पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए। ठीक है। और मैं आपसे कहूँ 40 मिनट्स की वीडियो, 50 मिनट्स की वीडियो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती, आपको उसको पूरा सुनना है। आप क्या करते हो, स्किप कर करके समझते हो, मतलब इतने इंटेलिजेंट बन जाते हो कि आपको जल्दी जल्दी समझ में सब कुछ आना चाहिए। ऐसी पढ़ाई कभी नहीं हो सकती। ठीक है। जब तक आप चीज़ों को सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, वो चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी। ठीक है। तो चलते हैं, आज की वीडियो फर्दर कंटिन्यू करते हैं। मैं आप सबसे कहूँगा, अगर आप रियली इंटरेस्टेड है साइकोलॉजी को सच में समझने में, तब आप हमसे जुड़ करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। बिकॉज ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरा पर्पस है जिनको ट्यूशन्स नहीं मिल पा रहा है, जिसको कोचिंग नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। एक अच्छे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है और वो अच्छा करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। अगर आप सोचो कि आप स्किप कर करके सारी चीज़ें जल्दी जल्दी समझ जाओ तो ये तो चीज़ नहीं हो सकती। आपको बताऊँ, शॉर्ट जो तरीका होता है ना, हमेशा नुकसानदायक होता है। शॉर्ट तरीका, अधूरा ज्ञान, आप जानते हैं देसी कहावत है, अधूरा ज्ञान जो होता है वो हमेशा नुकसानदायक होता है। और इसी वजह से मैं एक एक सेपरेट, आप जरा सोचिए कि मैं आपकी सुविधा के लिए, आपको समझाने के लिए हर एक मतलब पेजेस पे इतनी कलरिंग करता हूँ, क्यों करता हूँ? आप सोचते हो आपको कुछ पता है कि मैं एक वीडियो जब बनाता हूँ उस पर एक वीडियो को बनाने में कितना टाइम लगता है? आप तो उसको 5 मिनट भी नहीं देखते, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक वीडियो बनाने में मान के चलो कि ये प्रॉपर, आप यहाँ पर देख रहे हो, प्रॉपर जो है एक हर एक लाइन पे अंडरलाइन करना, उसको अच्छे से मतलब मार्क करना, कलरफुल बनाना, ये सब बनाने में स्टूडेंट टाइम लगता है। ये अपने आप ही नहीं हो जाता ये। ठीक है। तो ये सब करना पड़ता है। और ये सब किसके लिए मैं कर रहा हूँ? ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। और मेरा कोई पर्पज़ नहीं है, मैं चाहूँ तो स्क्रीन पे बस ऐसे पढ़ाता चला जाऊँ। ठीक है। मुझसे एक स्टूडेंट ने बोला था, सर आप वाइट बोर्ड पे पढ़ाओ, मतलब
जो आप स्कूल में बोर्ड होता है उस पे पढ़ाओ, उससे ज़्यादा बेटर ये स्क्रीन होती है। ये जो स्क्रीन है ना, यहाँ पर आप क्लियर आपको दिखेगा, वाइट बोर्ड पे मैं बड़ा दिखूंगा उस पर, ठीक है, आपको अल्फ़ाबेट्स वहाँ पर जो मैं लिखूंगा वो चीज़ें, इतनी चीज़ें मैं लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं, मैं जो अपना एफर्ट कर रहा हूँ बेस्ट एफर्ट है, जहाँ जैसे ज़रूरत होती है, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था मुझे ज़रूरत थी वहाँ पर अलग अलग मुझे पिक्चर्स की लेके, तो मैं अलग अलग पिक्चर्स को लेके बनाया था, कुछ मैंने ग्राफ भी दिए थे आप लोगों को, कुछ फॉर्मूलाज भी दिया था। तो ये होता है तरीका स्टूडेंट पढ़ने का। अगर आप जनरली इंटरेस्टेड है तो हमसे आप जुड़ के पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर आज बेसिकली हमें पढ़ना है विशेषक उपागम, ठीक है। अब विशेषक उपागम को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एक ऐसा इंपॉर्टेंट उपागम है। उपागम का मतलब यहाँ पर बेसिकली इंग्लिश में देखो लिख रखा है, इसे अप्रोच कहते हैं, मतलब एक आपका क्षेत्र, एक आपका एरिया, मतलब आप विशेषक या जिसे हम ट्रेड कहते हैं, जिसे हम लक्षण भी कह सकते हैं या गुण कह सकते हैं या विशेषता कह सकते हैं, उसी के क्षेत्रों को हमें समझना है, उसी को पढ़ना है, जो कि आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है, ठीक है। मैं आज की वीडियो, अब थोड़ा आपसे बात किया हूँ तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो ही जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है। सो ये आपका जो विशेषक उपागम है, बेसिकली ये आपको यहाँ पर इस टॉपिक का मैं मूल अर्थ बता दूँ। इस टॉपिक का मूल अर्थ ये है स्टूडेंट्स कि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ एक ऐसी विशेषता होती है, कुछ एक विशेष विशेषता होती है। विभिन्नता होने के साथ साथ उसके अंदर कुछ एक विशेष विशेषता होती है जो बाकियों से क्या करती है, उसको अलग करती है। जैसे आप किसी का एग्जांपल अपने माइंड में ले सकते हैं। जैसे आप अपने, अगर बाहर न जाकर के अपने आप घर में ही बात करें, हो सकता है आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी एंड पापा जो हैं, या आपके ब्रदर एंड सिस्टर जो हैं, या और घर के जो बड़े आपके बुजुर्ग हैं, या जो आपसे बड़े या छोटे हैं, उनको आप अगर ऑब्जर्व करोगे, बिकॉज साइकोलॉजी पढ़ने का ही मतलब है कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व मतलब अपने पे आप निगरानी करो, अपने पे फोकस करो और सामने वाले पे भी फोकस करो और उसको समझने की कोशिश करो। अपने मनोविज्ञान और सामने वाले अदर पर्सन की मनोविज्ञान को समझो और आपके अंदर जो चीज़ें आपको लगता है जहां सुधार की जरूरत है वहां सुधारने की कोशिश करो, ठीक है। तभी तो आप सामने को सुधार पाओगे, जब तक आप नहीं सुधरोगे। तो अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हो, जब आप समझते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आपको हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ एक अलग विशेषता समझ में आएगी, एक अलग विशेषता, एक अलग विशेषक उपागम उसके अंदर दिखेगा, एक अलग प्रकार का लक्षण उसके अंदर होगा। बाकी चीजें तो हैं बराबर, लेकिन उसके अंदर फिर भी एक अलग विशेषता होगी। जैसे मैं अगर बात कर लूँ किसकी, मैं एक बहुत ही आपकी बड़ी पर्सनालिटी की मैं बात कर लेता हूँ। चलो सुभाष चंद्र बोस की बात कर लेता हूँ। अब सुभाष चंद्र बोस की अगर मैं बात करूँगा तो आपके माइंड में क्या आएगा? आपके माइंड में एक एनर्जी, एक पावरफुलनेस आएगा, एक मतलब आक्रोश आएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि वो बहुत एनर्जाइज, बहुत लड़ाकू और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एंग्री मैन टाइप के थे। तो आपने जस्ट नाम सुना और आपके अंदर एक विशेषता उनकी आ गई कि वो किस प्रकार से, उनके बारे में हमने पढ़ा है, हमने जाना है। उसी प्रकार हर एक व्यक्ति के अंदर एक विशेष उपागम होता है जिसको हम यहाँ पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। सो अब हम देखो यहाँ लाइन टू लाइन चलेंगे। कह रहा है ये सिद्धांत मुख्यतः व्यक्तित्व के आधारभूत घटकों के वर्णन अथवा विशेषीकरण से संबंधित होता है, ठीक है। मतलब ये जो है सिद्धांत बेसिकली किसी भी व्यक्ति के आधारभूत घटक, उसके जो फंडामेंटल, जो उसका जो बेस है ना, बेस उसके विशेषताओं का जो बेस है, मतलब उसके अंदर कई सारी विशेषता हैं, आपके अंदर भी बहुत सारी विशेषता होंगी, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक बेस होगा, ठीक है। वो बेस क्या है? वो एक अलग सी विशेषता जो बाकियों से आपको अलग करती है, या उसका बेसिकली रेशियो ज़्यादा है, उसका अनुपात ज़्यादा है। ये सिद्धांत व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले मूल तत्वों की खोज करते हैं, ठीक है। और ये सिद्धांत जो बेसिकली होते हैं, व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी, मैंने बताया था आपको, राइट, जिसका इंग्लिश अर्थ है। कह रहा है ये सिद्धांत, इस सिद्धांत के माध्यम से आप किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को, किसी एक पर्सन, किसी एक व्यक्ति के उसके पर्सनालिटी के मूल तत्वों की आप खोज कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप किसी फ्रेंड से मिलते हैं, पहली बार किसी एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसकी आपसे दोस्ती होती है, उससे बातचीत करके उसके बारे में आप क्या कर पाएंगे? उसके मूल तत्वों की खोज कर पाएंगे कि इसका नेचर किस प्रकार का है, ये किस प्रकार सोचता है, किस प्रकार ये मतलब अपने माइंड में इस किस तरह से ये अपनी चीज़ें ले आता है, या किसी काम को किस प्रकार से ये संपन्न करना चाहता है, तमाम चीज़ें उसके बारे में आपको पता लगती हैं। कह रहा है मनुष्य व्यापक रूप से मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताओं का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। कह रहा है मनुष्य जो होते हैं, मतलब हम सब, आप सब, हमारे अंदर विभिन्नताएं ही विभिन्नताएं पाई जाती हैं, हम सब एक दूसरे से भिन्न हैं, ठीक है। फिर भी उनको
जो है व्यक्तित्व विशेषज्ञ के लघु समूह में सम्मिलित किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इतनी सारी विभिन्नताएं होने के बावजूद हमारे अंदर क्या होता है, एक कुछ ऐसे लघु समूह में सम्मिलित हम करके एक विशेष विशेषज्ञ के रूप में हम उसको लेके समझ सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कह रहे हैं विशेषज्ञ उपागम हमारे दैनिक जीवन के समान अनुभव के बहुत समान है। उदाहरण के लिए जब हम यह जान लेते हैं कि कोई व्यक्ति सामाजिक है, अगर हम जान लेते हैं कोई व्यक्ति क्या है स्टूडेंट, सामाजिक है, ठीक है, तो सामाजिक होने का मतलब आपके माइंड में आएगा अगर सामाजिक है तो निश्चित रूप से वो सहयोगी होगा, राइट। आप उससे कोई काम कराना चाहोगे या उसकी हेल्प लेना चाहोगे, जरूर आपकी हेल्प करेगा। मित्रता उसके अंदर होगी, है ना, ऑफ कोर्स अगर वो निसंदेह अगर वो सामाजिक है तो उसका जो व्यवहार होगा मित्रवत होगा, ठीक है। उसकी दोस्ती कई लोगों से होगी, अधिकतम उसके दोस्तों की संख्या ज़्यादा होगी और सहायता करने वाला होगा, ठीक है। इतनी बातें तो उसके अंदर होगी, लेकिन इसके अलावा अगर वो सामाजिक है, इसके अलावा भी उसके अंदर बहुत सारी और विशेषता पाई जाने के चांसेस होते हैं। कह रहा है अन्य सामाजिक घटकों से युक्त व्यवहार प्रदर्शित करने में भी प्रवृत्त वो व्यक्ति जरूर होगा। इस प्रकार विशेष उपागम लोगों की प्राथमिक विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास करता है। इस तरह से यहाँ जो विशेष उपागम बेसिकली है, ये क्या करता है, हर एक व्यक्ति के उसकी प्राथमिक क्या कहते हैं विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास करता है, ठीक है, कि उसकी प्राथमिक विशेषता क्या है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप कई सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपको साइकोलॉजी भी अच्छा लगता है, पॉलिटिकल साइंस भी अच्छा लगता है, हिस्ट्री भी अच्छा आपको लग रहा है पढ़ने में, इंग्लिश भी आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन इन सब में कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है, तो वही आपका क्या हुआ, वही आपका विशेष हो गया, वही आपका स्पेशल हो गया कि आप उसको स्पेशल टाइम दे रहे हो, उसको स्पेशल थोड़ा ले रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। कह रहा है इससे संभव व्यवहार की एक श्रृंखला अंतर्निहित होती है जिसको स्थिति के मांगों के द्वारा सक्रियता प्राप्त होती है, ठीक है। कह रहा है इससे क्या होता है, व्यवहार की श्रृंखला अंतर्निहित होती है। आप अगर निश्चित रूप से आपके अंदर जो अलग अलग तरह की विशेषता है, उन विशेषताओं में एक आपके अंदर ऐसी विशेषता होगी जो क्या होगी, आप पे सबसे ज़्यादा उसका अनुपात होगा, उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। तो वो जो आपकी विशेषता है वो आपके अंदर अंतर्निहित होने के साथ साथ जैसे जैसे आपके जीवन में स्थितियाँ आएंगी, अपने स्थिति के अकॉर्डिंग वो जो पर्टिकुलर विशेषता है वो क्या कर पाएगी, उभर के आगे आ पाएगी, ठीक है। सो मैं आपको एक उदाहरण से अगर मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँ, ठीक है, साइकोलॉजी इतना अच्छा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स की, इसे आप मतलब सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। एग्जाम्पल देखो मैं दे रहा हूँ, ध्यान से सुनने की समझने की कोशिश करना। ऐसे मान लेते हैं, मैं अपने एक फ्रेंड का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरह से स्थिति जो है उसके जीवन को बदल रही है, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, अभी वो भी उसका यूट्यूब पे चैनल है और मेरे साथ हम दिल्ली में एक ही कोचिंग में पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी नहीं पढ़ा रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, लेकिन हम पढ़ाते थे पहले, ठीक है। तो अभी वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब वो जो मेरा फ्रेंड है बेसिकली उसने क्या किया, उसके अंदर एक विशेषता अलग तरह की थी, उसको जो है पब्लिक डीलिंग, मतलब उसके अंदर सामाजिकता बहुत ज़्यादा थी, पब्लिकली बहुत ज़्यादा डील करता था, कुछ पॉलिटिकल टाइप का बंदा था वो, पॉलिटिकल समझते हो, कुछ मतलब राजनीतिक टाइप का वो व्यक्ति है, ठीक है। तो उसके अंदर उसको पुलिस की जॉब मिलती है, लेकिन पुलिस की जॉब वो करता नहीं है, छोड़ देता है, आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, आईएएस में उसका सिलेक्शन होता नहीं है, छोड़ देता है। तो अभी बेसिकली वो सिर्फ टीचिंग ही कर रहा है, लेकिन टीचिंग करते करते बिकॉज उसके अंदर एक विशेषता क्या थी, उसके अंदर एक विशेषता थी सबसे ज़्यादा कि बोलने की उसके अंदर जो एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, सामाजिकता बहुत ज़्यादा थी और थोड़ा पॉलिटिकल टाइप का वो व्यक्ति था, जिसकी वजह से अभी मध्य प्रदेश में रोजगार की बहुत समस्या थी, मतलब वैकेंसी आ ही नहीं रही थी कई सालों से, या वैकेंसी रुकी पड़ी थी, पुलिस की वैकेंसी रुकी पड़ी थी। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, मतलब इतना ज़्यादा आंदोलन करना शुरू कर दिया अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से ही, इतना ज़्यादा उसने आंदोलन करना शुरू कर दिया कि आंदोलन करते 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 अपने उसी एक पर्टिकुलर विशेषता की वजह से वो पूरे मध्य प्रदेश में उसको अलग अलग मीडिया कवर कर रही है, आज तक के न्यूज़ चैनल उसको कवर कर रहे हैं, एबीवीपी कवर कर रही है, मतलब 5 to 7 जो है जो आपकी मीडिया चैनल्स है उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब व्यक्ति तो वही है ना, लेकिन स्थिति की ऐसी एक मांग हुई कि वो व्यक्ति उभर के बिल्कुल आगे आया और फ्रंट पे बिल्कुल आके खड़ा हुआ, ठीक है। तो यही है कि अगर मान लेते हैं कि आपके अंदर विशेषता है कोई, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्थिति आएगी, आपकी स्थिति परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो जो विशेषता है निकल के बाहर आ जाएगी और आपको कहीं ना कहीं से या तो बहुत ऊपर लेके चली जाएगी या तो बहुत डाउन ग्रेड भी लेके जा सकती है, डिपेंड करता है कि आपके अंदर कौन सी विशेषता है,
ठीक है, क्या वह अवगुण के रूप में है या वो विशेषता के रूप में है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल और देता हूं कि अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 5 आपके पास विषय हैं जिनमें से आपको साइकोलॉजी ज़्यादा पसंद है, तो साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते आपका इंटरेस्ट जो है, आपकी जो रुचि है उसमें इतनी ज़्यादा हो सकती है कि हो सकता है समय की ऐसी मांग हो कि आप साइकोलॉजी के प्राइवेट टीचर बन जाए। देखो स्टूडेंट, कुछ भी हो सकता है जीवन में, ठीक है। समय की ऐसी मांग हो कि आप साइकोलॉजी की प्राइवेट टीचर बन जाए, या समय की ऐसी मांग हो कि आप साइकोलॉजी के गवर्नमेंट टीचर बन जाए, या समय की ऐसी मांग हो कि आप जो है एज ए साइकोलॉजिस्ट बन जाए, या आप रिसर्चर बन सकते हैं, एज ए काउंसलर बन सकते हैं। मतलब आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जैसे जैसे, बिकॉज आपका देखो पसंद है ना, आपकी एक विशेषता है उसके अंदर। अगर आपकी उसके अंदर एक विशेषता है आपको समझने की, समझाने की, अगर आपके अंदर वो विशेषता है तो निश्चित रूप से वो आपको एक दिशा देगी और आपकी परिस्थितियां हो जाए। इसे मान लेते हैं कि आपको साइकोलॉजी बहुत पसंद है और आप दिल्ली में आगे अपनी फर्दर स्टडी करने के लिए, आईएएस बनने के लिए, लेकिन आईएएस बनने के लिए आपके पास फीस की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो आपने सोचा यार चल मैं साइकोलॉजी को क्या करता हूं, अपना बेस लेकर के मैं कोचिंग पढ़ाता हूं। ठीक है, सो आपने कोचिंग इस कदर आपने लिया कि कोचिंग आपका इतना डेवलपमेंट करना शुरू हो गया, फिर आपको लगा यार आईएएस छोड़ के इससे बेटर कोचिंग ही पढ़ाऊं, बिकॉज कोचिंग जो पढ़ा रहा हूं वहां भी तो लोग आईएएस के ही आ रहे हैं पढ़ने। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीजें हो जाती हैं। अब यहां पर आप सोचेंगे कि मैं आपको कहीं डिमोटिवेट तो नहीं कर रहा हूँ। डिमोटिवेट कहने का मतलब ये है कि आप कहीं ये सोचेंगे कि हमने लक्ष्य कुछ निर्धारित किया, हमारे जीवन में कुछ हो गया। स्टूडेंट्स देखो, लक्ष्य आपने बिल्कुल निर्धारित किया है, आप उस लक्ष्य को भेद सकते हैं, पा सकते हैं, लेकिन जीवन में कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम भाग्य कहते हैं, और भाग्य 101% होता है। ठीक है, भाग्य क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर सब कुछ रहेगा लेकिन भाग्य आपका जो इस तरह होगा कि आप वहां ना पहुंच करके आप कहीं और पहुंचे रहेंगे, तो ऐसा कुछ हो जाता है, इसी को कहते हैं स्थिति। तो इस प्रकार से विशेष जो उपागम होते हैं आपको हेल्प करते हैं। तो अगर हम सारांश में अब आपको समझाएं, आई होप कि आप शायद समझ गए होंगे इसे बहुत अच्छी तरह से। सारांश रूप से अगर कहा जाए इसको, सो यहाँ पर कुछ इन्होंने बिंदुओं में इसको समझाया है। विशेषक समय की बीमा पर अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं। समय की बीमा पर मतलब, बीमा समझते हो, बीमा का मतलब एक मतलब शेप होता है। ऐसे मान लेते हैं अभी ये मोबाइल फोन से पढ़ा रहा हूँ ना, इसकी देखो 2 बीमा है, एक लेंथ है ये वाली, एक ब्रेथ है, इसकी ये 2 बीमा है। अगर मैं ये बॉक्स बना दूं तो बॉक्स की 3 बीमी होगा, इसे 3D कहते हैं, 3 डायमेंशंस कहते हैं। तो कह रहा है समय की बीमा मतलब समय क्षेत्र में जो आपके अंदर विशेषता होगी क्या होती है, स्थिर होती है, वो नहीं बदलती। ठीक है, कह रहा है विभिन्न स्थिति में उनमें सामान्यतया संगति होती है, मतलब जो आपके अंदर विशेषता होती हैं, अलग अलग स्थितियां क्यों ना हो जाए, चाहे आप स्थिति आपके जीवन में चाहे जो हो जाए, लेकिन वो विशेषता मोस्टली जो है क्या रहेगी, संगत रहेगी, मतलब आपके साथ रहेगी, जुड़ी रहेगी। और स में आपको कहा है इन्होंने कि उनकी शक्ति और उनका संयोजन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न पाया जाता है। कह रहा है किसी एक पर्टिकुलर विशेषता की जो शक्ति होती है और उसको संयोजनों के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग व्यक्ति में भिन्न पाया जाता है। हो सकता है आपके अंदर ही बोलने की कला तो हो, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ नहीं आ पा रही हो कि जो दूसरे वाले व्यक्ति में है। ठीक है, बिकॉज आप उसको संयोज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कह रहा है जिसके कारण व्यक्तित्व में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसी वजह से व्यक्तित्व में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पर एग्जाम्पल्स बहुत सारे बनते हैं, मैं चाहूँ तो एग्जाम्पल और दूँ, जितने एग्जाम्पल दूँ उतनी वीडियो बड़ी बन जाएगी। फिर आप बोलते हो सर वीडियो बड़ी बन गई। सर वीडियो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको बताऊँ, बड़ी होने की चिंता मत करो, समझने की चिंता ज़्यादा करो। अगर आपको समझ में आती है तो बड़े से आप मत घबराओ। ठीक है, वीडियो को साइड में रख के सुना करो ध्यान से। ठीक है, अगर आपका मन नहीं है देखने का तो सुन लिया करो। ठीक है, कह रहा अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने विशेषज्ञों का उपयोग किया। ठीक है, हम कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का यहाँ पर वर्णन करने वाले हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्टूडेंट्स जिसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो ट्रेट अप्रोच है, इसे हम विशेषक उपागम कहेंगे। उसके अंदर आपका आता है आलपोर्ट का विशेषक सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको याद रखना। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए, नहीं एग्जाम में पूछा था कोई दिक्कत नहीं, आपके नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि फर्दर आपसे कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है पूछी ही जाएगी। ठीक है, सो हम आते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, आपका आ गया है आलपोर्ट का विशेष सिद्धांत। तो इनका पूरा नाम है गॉर्डन आलपोर्ट। कह रहा है इन्होंने कहा कि गॉर्डन आलपोर्ट को विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है। ठीक है, इनको क्या माना गया, अग्रणी माना गया है। कह रहा है उन्होंने प्रस्तावित किया है कि व्यक्ति में अनेक विशेषक होते हैं,
है ना। हर एक व्यक्ति में क्या होते हैं, अनेक विशेषता पाई जाती हैं जिनकी प्रकृति गत्यात्मक होती है। जिनकी प्रकृति क्या होती है, गत्यात्मक होती है, मतलब समय के साथ कम ज़्यादा होती है। ठीक है, ये विशेषक व्यवहारों का निर्धारण इस रूप से करते हैं कि व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में समान संयोजन के साथ क्रियाशील होता है। कह रहा है ये जो विशेषक आपके अंदर जो विशेषता हो जाती है, ठीक है, जो विशेषता आपके अंदर होती हैं, अंतर्निहित जो होती हैं, वो क्या कह रहे हैं, आपके व्यवहार को वो बनाती हैं और विभिन्न स्थितियों में समान संयोजन के साथ क्रियाशील होती हैं और एक योजना के साथ में, समान योजना के साथ क्रियाशील होती हैं। मतलब वो आप उस पर उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, कह रहा है विशेषक उद्दीपकों और अनुक्रियाओं को समाकलित करते हैं। कह रहा है जो आपके अंदर विशेषता होंगी, बेसिकली उद्दीपकों और अनुक्रियाओं क्या करते हैं, समाकलित करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। जो भी चीज़ें आपको एक्टिवेट करती, उद्दीपक मतलब क्या, जो चीज़ आपको थोड़ा सा उद्दीप्त करें, ठीक है, आपके अंदर एक एनर्जाइज करे, आपके अंदर एक उद्दीपना ले आए। ठीक है, और अनुक्रिया जो उसके बाद जो आपके अंदर अनुक्रिया होगी किसी चीज़ को लेकर के, उसको समाकलित मतलब उसको जोड़ती है, उसको मिलाती है, अन्यथा वे असमान दिखाई देते हैं। फिर आल्पोर्ट ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि लोग स्वयं तथा दूसरों का वर्णन करने के लिए जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, वे शब्द मानव व्यक्तित्व को समझने का आधार प्रदान करते हैं। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में शब्दों का विश्लेषण विशेषकों का पता लगाने के लिए किया है कि किसी व्यक्ति का वर्णन है ना। इसके आधार पर आल्पोर्ट ने विशेषकों को जो है बेसिकली 3 वर्गों में वर्गीकृत किया। तो यहाँ पर आल्पोर्ट का ये जो सिद्धांत है, बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये जानना कि इसके जो 3 मुख्य वर्ग हैं, आपसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मुख्य इसके वर्ग कौन कौन से हैं। पहला आपका आता है प्रमुख विशेषक। ठीक है, फर्स्ट में आपका जो रेड से मार्क किया है प्रमुख विशेषक, उसके बाद दूसरा आपका यहाँ से आता है केंद्रीय विशेषक, तीसरा आपका आता है गौड़ विशेषक। सो प्रमुख विशेषक कहने का मतलब आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उनके अंदर विशेषताएं तो काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी विशेषता जो प्रमुख मानी जाती है। जैसे मैं अगर बात करूँ हिटलर की, या मैं गांधी जी की बात करूँ, अपने महात्मा गांधी की बात करूँ, तो जहाँ पर अहिंसा की बात होगी, अहिंसा शब्द, ठीक है, सत्य और अहिंसा, सत्य से तो मैं थोड़ा नहीं कह रहा हूँ अभी, लेकिन मैं अगर अहिंसा शब्द लूंगा तो आपको निश्चित रूप से गांधी जी की याद जरूर आ जाएगी। बिकॉज अहिंसा के पुजारी कौन थे, गांधी जी। गांधी जी कैसे व्यक्ति, किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले इंसान थे, वो बेसिकली अहिंसावादी थे, अहिंसावादी। ठीक है, जिसको हिंसा करने का कोई मतलब नहीं था, वो उन्होंने शब्दों से ही, अपने शब्दों के ताकत से ही उन्होंने क्या किया है, स्वतंत्रता में योगदान किया है। आंदोलन के बल पे अपने शब्दों से उन्होंने क्या किया है, अपने सत्यता से, अपने अहिंसावाद से उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की, कोई उन्होंने मार और तकरार नहीं किया है। उन्होंने अहिंसा के विचारधारा को लेकर के उन्होंने क्या किया है, इस स्वतंत्रता में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रमुख विशेषक की, तो कुछ इस प्रकार की आपके माइंड में एग्जाम्पल्स आने चाहिए। उसी के अपोजिट में आपका हिटलर आ जाता है। हिटलर कैसा है, इसे नाजीवाद कहा गया है। नाजीवाद मतलब उसकी तानाशाही, उसकी राजनीति थी, वो तानाशाह था। ठीक है, मतलब उसका एक अलग जो है क्या कहते हैं, व्यक्तित्व था। ठीक है, सो इस प्रकार से बेसिकली आपको प्रमुख विशेषक के रूप में कुछ ऐसी विशेषता देखी जाती है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर, जो क्या होती है, उसके अंदर मुख्य होती है। जिस प्रकार से आपने गांधी जी के बारे में देखा, मुख्य विशेषता। अच्छा, जिसे हम गांधीवादी या हिटलरवादी विशेषक के रूप में जानते हैं, मतलब वो बेसिकली वो जो उनका व्यक्तित्व है उनके नाम से ही जुड़ जाता है। गांधीवादी अहिंसावादी, या अहिंसावादी से गांधीवाद पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, या हिटलरवादी कह देना, मतलब जो कि तानाशाही टाइप का मतलब व्यक्ति था। ठीक है, तो ये आपका प्रमुख हो गया। उसके बाद इन्होंने आगे आपको बताया है, यहाँ से प्रभाव में कम व्यापक किंतु फिर भी सामान्यकृत प्रवृत्तियां ही केंद्रीय विशेषता कहलाती हैं। कह रहा है ये थोड़ी प्रभाव में कम होती हैं प्रमुख से, लेकिन निश्चित रूप से ये केंद्रीय विशेषता होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे स्फूर्ति, आपके अंदर भी एनर्जी आती होगी, हो सकता है आप कुछ बातों को सुन करके या किसी से एनर्जाइज होते हो, इंस्पायर होते हो, एस्पायर होते हो, या निष्कपट आपको रहने की आदत हो, या आप मेहनती टाइप के व्यक्ति हो, या जो है आप जो है सच्चे हो। ये जो विशेषता है ये केंद्रीय विशेषता है, सबके अंदर होती है। आपके अंदर भी हो सकता है, मेरे अंदर तो बिल्कुल है। ठीक है, सो इसी प्रकार से हमारे अंदर कुछ ऐसी विशेषता होती है जो बहुत केंद्रीय होती है, नॉर्मल होती है मतलब, और हम उसको इस प्रकार से अपने जीवन में ढालते हैं जिससे हमारा व्यक्तित्व क्या होता है, निखरता है। प्रायः लोगों के संसापत्रों में अथवा नौकरी के संस्तुतियों में किसी व्यक्ति के लिए लिखे जाते हैं कि व्यक्ति
कि सबसे कम सामान्यीकृत विशेषताओं के रूप में जो है गौड़ विशेषक सेकेंडरी ट्रेट जाने जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपने ये जो देखा है, स्फूर्ति, निष्कपट, मेहनती आदि जो है, जब कोई व्यक्ति किसी नौकरी के लिए जाता है तो वहाँ वहाँ मेंशन होता है कि आप पूरे एक्टिव होने चाहिए, निष्कपट होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए, मेहनती होने चाहिए। ये कुछ जो है केंद्रीय विशेषक उसके अंदर देखे जाते हैं, ठीक है। और सबसे गौड़ विशेषक मतलब सेकेंडरी पे जिसको रखा गया है, ठीक है, उसको हमने कहा है कि आपकी जो पसंद नापसंद, जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ पसंद है, ऐसे मान लेते हैं यहाँ इन्होंने एग्जांपल दिया है मुझे आम पसंद है, तो ये अलग तरह की एक विशेषता है जो आपके अंदर हो सकता है। किसी को आम पसंद ना हो लेकिन आपको पसंद है, अथवा मुझे संजातीय वस्त्र पसंद है, ठीक है, देखा जा सकता है। कुछ इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आलपोर्ट का अगर हम विशेषक सिद्धांत समझे स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर बेसिकली आपका ये जो तीन या आपको यहाँ पर बेसिकली जो विशेषक मिलते हैं उसके अंदर आप इनके बारे में अच्छे से जानिए और इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आलपोर्ट का जो सिद्धांत है बेसिकली किस लिए जो है फेमस रहा, प्रसिद्ध रहा, जाना गया, उसके बारे में आप जानते रहिए। इन्होंने बेसिकली विशेषक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ठीक है। सो आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारा आता है कैटेल का सिद्धांत आगे अपने को मिलेगा। इनकी एक थ्योरी मिलती है कैटेल, है ना, व्यक्तित्व कारक जिसे कहा गया है। सो इनका पूरा नाम है रेमंड कैटेल जो है का यह मतलब यहाँ पर इनका विश्वास कुछ इस प्रकार था कि सामान्य संरचना होती है जिसे लेकर कि व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब इनका कुछ विश्वास ऐसा था कि सामान्य संरचना कुछ ऐसी होती है जिसे लेकर के व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यह संरचना अनुभाविक रीति से निर्धारित की जा सकती है। मतलब इंद्रिय अनुभाविक रीति से मतलब उसे आप अपने सेंसेशन से, जो आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों से आप उसे अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने भाषा में उपलब्ध वर्णनात्मक विशेषणों के विशाल समुच्चय में से प्राथमिक विशेषकों की पहचान करने का प्रयास किया है। सामान्य यहाँ पर संरचना का पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, कारक विश्लेषण किया। तो इन्होंने मैं आपको बताऊं कुछ 16 जो है बेस जो है प्राथमिक अथवा मूल विशेषक की जानकारी हमें दी है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बेसिकली रेमंड कैटल ने कितने जो है आधार प्राथमिक जो है मूल विशेषक की जानकारी प्राप्त की है। तो वो है कुल 16, जो कि हम 16 तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कारक विश्लेषण को लेकर के इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी और इन्होंने बेसिकली आधार मतलब इसके आधार पर उन्होंने 16 प्राथमिक अथवा मूल विशेषक की जानकारी प्राप्त हमें कराई थी, ठीक है। सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ देखो आपको एक कंप्लीट आपको यहाँ पर बॉक्स मिलता है जिसके अंदर हम अलग अलग बिंदुओं पे अभी फोकस करेंगे, लेकिन तब उससे पहले हम इसको क्रमबद्ध रूप से पहले पढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो आपको मिलता है विशेषक सोर्स ट्रेड से कहा गया है विशेषक उपागम, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्थिर होते हैं और व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए मूल तत्वों के रूप में जाने जाते हैं। सतही या पृष्ठीय विशेषक, सतही पृष्ठीय विशेषक का मतलब वही है कि जो प्रमुख है, जो आपके अंदर बेस है, पूरी तरह से जो आपके अंदर जमा हुआ है, बना हुआ है, जो आपके अंदर निहित है, जो मूल विशेषकों की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, सतही बन जाता है वो। कैटेल ने मूल विशेषकों का वर्णन विपरीतार्थी या विलोमी प्रवृत्तियों के रूप में किया है। उन्होंने व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए, मतलब किसी एक व्यक्ति के पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व को समझने के लिए, जानने के लिए एक परीक्षण विकसित किया जिसे 16 व्यक्तित्व प्रश्नावली कहा गया, जो आपने यहाँ पर 16 बेस जो है आपने यहाँ पर बेसिकली विशेषकों के रूप में जाना है। तो ये है 16 व्यक्तित्व की एक प्रश्नावली जो बेसिकली किसने दिया था, कैटेल ने हमें दिया था। इसके आगे की जो आपका सिद्धांत आता है स्टूडेंट्स, वो है आपका आइजेंग का सिद्धांत। तो ये भी काफ़ी फेमस रहा है, आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार, ठीक है। साइकोलॉजी क्लास 12 के पेपर में स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। सो आप इसे भी थोड़ा फोकस करेंगे। सो आइजेंग का सिद्धांत यहाँ पर आपको बेसिकली क्या पता, इनका पूरा नाम है H.J. आइजेंग, है ना, ने व्यक्तित्व को 2 व्यापक आयामों के रूप में प्रस्तावित किया। इन्होंने जो है पर्सनालिटी या व्यक्तित्व को 2 अलग अलग व्यापक आयाम, इसके 2 क्षेत्र उन्होंने बता दिए। बोला कि इन 2 रूपों में ये बेसिकली देखा गया और प्रत्येक आयाम में इन्होंने क्या किया है, अनेक विशिष्ट विशेषकों को सम्मिलित किया है। तो सबसे पहला आइजेंग का स्टूडेंट्स आपको बताऊं इंपॉर्टेंट, तो इसे आप लोग जरूर पढ़ना, इंपॉर्टेंटली है, इसे मार्क भी कर सकते हो अपने क्या कहते हैं बुक में,
या अंडरलाइन करके इसे आप लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है ये। तो सबसे पहला इनका जो आपका क्या कहते हैं आयाम है, उसे हम कहेंगे तंत्रिका तापिता बनाम सामवेगिक स्थिरता। ठीक है, तो ये क्या होता है मैं इसे समझाता हूँ। कह रहे इससे तात्पर्य है कि लोगों में किस मात्रा में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होता है, मतलब आपकी तंत्रिका। ठीक है, आप अपनी तंत्रिकाओं पर किस हद तक नियंत्रण कर सकते हैं, इस आयाम में इन्होंने बताया है। इस आयाम के एक छोर पर तंत्रिका ताप से ग्रस्त लोग होते हैं, मतलब इस आयाम पे एक छोर पे, मतलब एक पॉइंट पे तंत्रिका ताप से ग्रस्त लोग होते हैं जिसके अंदर दुश्चिंता पाई जाती है, चिड़चिड़ापन पाया जाता है, अति संवेदनशीलता, बेचैनी और नियंत्रण का अभाव पाया जाता है। और दूसरे इस छोर पे क्या होता है, उसी का अपोजिट है ना। ऐसे लोग क्या होते हैं, शांत होते हैं, दृढ़ होते हैं। देखो यहाँ लिख शांत है, संयत मतलब आपका दृढ़ है स्वभाव वाले, विश्वसनीय और स्वयं पर नियंत्रण रखने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो पहले आयाम में आपने क्या देखा, तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता। ठीक है, तो सबसे पहले में आपने यहाँ देखा कि तंत्रिका ताप एक छोर पे रहेगा और दूसरे छोर पे आपका है विश्वसनीयता, जो उसी के अपोजिट में है, जहां पर ऐसे लोग देखे जाते हैं जो स्वयं पे नियंत्रण, विश्वास, शांत और संयत होते हैं। उसके बाद इन्होंने हमें दिया है आगे बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता। तो कुछ ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, कुछ लोग बहिर्मुख होते हैं। बहिर्मुख का मतलब यहाँ पर बाहर से है, अंतर्मुख मतलब अंदर से है। ठीक है, इससे तात्पर्य है कि किस मात्रा तक लोगों में सामाजिक उन्मुखता अथवा सामाजिक विमुखता पाई जाती है। कुछ लोग सामाजिक उन्मुख होते हैं, मतलब समाज की तरफ उनका मन होता है, और कुछ लोग सामाजिक विमुख होते हैं, मतलब समाज में उनको कोई मतलब नहीं होता, वो अपने में ही खोए रहते हैं। ऐसे लोग आपको दिखते होंगे आपके समाज में, आपके सोसाइटी में। कह रहा है इस आयाम के एक छोर पर वे लोग होते हैं जिनमें सक्रियता होती है ना, युद्ध चारिता, आवेग और रोमांच के प्रति पसंदीदगी पाई जाती है ना, एक हिस्से पर, एक छोर पे यहाँ पर। और दूसरे लोग कैसे होते हैं, दूसरे छोर पे क्या हमें देखने को मिल रहा है, निष्क्रिय लोग होते हैं जिसको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। निष्क्रिय कहने का मतलब बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। शांत लोग होते हैं, सतर्क होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, मतलब पूरे सेंट्रल होते हैं, वो सेल्फ गवर्नड होते हैं, पूरी तरह से वो मतलब केंद्रित होते हैं, मतलब केंद्रित मानसिकता वाले लोग, ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो इसके बारे में आप जरूर पढ़ना और जरूर लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, सो आगे हम देखते हैं, कह रहा आइजेंक ने इसके पश्चात दिए गए अनुसंधान कार्यों के आधार पर तीसरा आयाम भी दिया। तो तीसरा आयाम देखो यहाँ पर मैंने इसको बेसिकली कलरफुल नहीं किया है, तो आप इसे भी याद रखना। उन्होंने दो आयाम तो हमें दिया था, लेकिन तीसरा आयाम उन्होंने बाद में प्रतिपादित किया, जो कि तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और उस पर उन्होंने क्या कहा, उस पर बेसिकली उन्होंने जो पहले और दूसरे आयाम का हमें जो सिद्धांत दिया है, जो अपनी विचारधारा दी है, तीसरा उसी से क्या है, ब्लेंडेड है, उसी से मिक्स है। सो मानसिक तापिता बनाम सामाजिकता की प्रस्तुति किया है उन्होंने, को प्रस्तुत किया है, जो उपयुक्त दोनों आयामों से अंतः क्रिया करता है, और जिसका बेसिकली अर्थ क्या है, दोनों जो आपने ऊपर जो दोनों आयाम आपने पढ़ा है, उन्हीं दोनों से क्या है, अंतर क्रिया वो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर आगे कह रहे हैं कि आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली, और यहाँ पर फर्दर जो है इन्होंने कुछ क्वेश्चनर बनाए थे, कुछ प्रश्नावली इन्होंने बनाई थी। कह रहा है इन आयामों का अध्ययन करने के लिए किया गया फर्दर। ठीक है, अब हम चलेंगे यहाँ पर एक बॉक्स में हमें कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स मिलते हैं, उसको भी देखेंगे। यहाँ पर जैसा कि देखो लिख रखा है, विशेष उपागम एक बहुत ही लोकप्रिय उपागम है जिसके संदर्भ में अनेक प्रकार की प्रगति हो रही है ना। उनका उल्लेख आपके अध्ययन क्षेत्र से परे है, तो इसकी वजह से हमसे परे हैं, अभी क्लास 12 की साइकोलॉजी में बेसिकली चैप्टर नंबर 2 में, उसको हम फिलहाल नहीं देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बॉक्स 2.2 में हमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो हम उस पर जरूर एक बार नजर डालेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपको मिलता है व्यक्तित्व का 5 कारक मॉडल, तो आप इसे भूलेंगे नहीं। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व का 5 कारक मॉडल क्या है। ठीक है, सो आपको मैं यहाँ समझाता हूँ स्टूडेंट की बेसिकली निकट के वर्षों में आधारभूत व्यक्तित्व विशेष की संख्या को लेकर के उत्पन्न हुए मत, कुछ ऐसी मानसिकता थी, वैभिन्न थी, मतलब अलग अलग थी, से लेकर एक रुचिकर दिशा परिवर्तन हुआ है। सो यहाँ पर नाम आता है आपका पॉल कास्टा का, ठीक है, और रॉबर्ट मैक्रे का, ठीक है, ने सभी संभावित व्यक्तित्व विशेषकों की जांच कर 5 कारकों के एक समुच्चय के बारे में जानकारी हमें दी है। ठीक है, सो जिसको हमने जाना है 5 कारक, बिग
5 फैक्टर थ्योरी के नाम से। सो यहाँ पर वो 5 कारक कौन कौन से हैं जिसको हम जानेंगे। तो पहला आपका आ जाता है अनुभवों के लिए खुलापन। अनुभव के लिए खुलापन आपको इस हेडिंग से ही पता लग रहा है कि आपके अंदर जो भी अनुभव आ रहे हैं या जो आए हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, खुलापन होना चाहिए। ये किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, जो लोग इस कारक के उच्च अंक प्राप्त करते हैं, मतलब जो इस मतलब क्या कहते हैं श्रेणी में लोग आते हैं, वे कल्पनाशील होते हैं। ठीक है, मतलब वो कल्पनाशील कहने का मतलब उनके अंदर इमेजिनेशन जो शक्ति होती है, पावर होती है, अच्छी होती है, उत्सुक होते हैं, नए विचार उनके अंदर आते हैं और जो है नए विचारों के प्रति उदारता उनके अंदर होती है। मतलब कहने मतलब ये है दैट्स मीन उनके अंदर नए विचार आते हैं। हम सांस्कृतिक क्रियाकलापों में अभिरुचि लेते हैं और लेने वाले व्यक्तित्व वाले ऐसे लोग होते हैं। इसके विपरीत कम अंक जो प्राप्त करते हैं इसके अंदर अनुभवों के लिए खुलापन वाले हिस्से में जो मतलब व्यक्तित्व वाले उसमें जो है इस हेडिंग में जो बेसिकली कम अंक प्राप्त करते हैं उनके अंदर इसकी विपरीत चीज़ें पाई जाती हैं। मतलब वो कल्पनाशील कम होंगे, उत्सुकता कम होगी, नए विचार उनके अंदर कम आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली आपने जो देखा अभी नीचे की आइजेंक की बेसिकली जो प्रश्नावली थी, तो उन्हीं प्रश्नावली से ये आपकी हेडिंग बनती है। पहली हेडिंग आपने देखा कि अनुभव के लिए खुलापन। अब दूसरी हेडिंग आ जाती है बहिर्मुखता। सो बहिर्मुखता तो अभी आपने समझा था, एक बार इसको दोबारा से देखिए। कह रहा है यह विशेषता उन लोगों में पाई जाती है जिनमें सामाजिक सक्रियता होती है ना। बहिर्मुखता मतलब बाहर से, ऐसे लोग बातूनी थोड़े होते हैं, आमोद प्रमोद वाले होते हैं और थोड़े से बाहर मतलब निकलना, बाहर लोगों के बारे में जानना समझना, इस प्रकार में ऐसे लोग हमें देखने को मिलते हैं। और जिसके अंदर ये बहिर्मुखता का जो अंक होता है, मतलब अगर आपको उच्च अंक मिला है बहिर्मुखता में, इसका मतलब आप इस श्रेणी में कुछ आ जाएंगे। अगर आपको निम्न अंक मिला है तो आपके अंदर इसी के अपोजिट में, है ना, इसी के अपोजिट में मतलब बाहर नहीं निकलना आपको पसंद आएगा, दूसरों से बातचीत करना आपको कम पसंद आएगा, आप शर्मीले हो सकते हैं, संकुचित हो सकते हैं, कुछ इसी के अपोजिट में आपके अंदर विशेषता देखी जाएगी। तीसरे पॉइंट में लिखा है सहमतशीलता। सहमतशीलता बेसिकली व्यक्तित्व के उस हिस्से को यहाँ पर उन्होंने समझाया है कि यह कारक लोगों की उन विशेषताओं को बताता है जिनमें सहायता करने, सहयोग करने, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने, देखभाल करने एवं पोषण करने जैसे व्यवहार सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसके विपरीत फिर वही हो गया, जो लोग सहमतशीलता के उसमें जो है इस हेडिंग में बेसिकली कम अंक लेके आते हैं, ठीक है, इस सेक्शन में अगर इसके अंक कम आते हैं, वो उसी के विपरीत होते हैं। वो आत्म केंद्रित होते हैं, है ना, किसी प्रकार का वो हेल्प सहयोग करने की उनके अंदर भावना नहीं होती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में आपका आता है तंत्रिका ताप। तो तंत्रिका ताप आपने अभी पढ़ा था। सो तंत्रिका ताप बेसिकली क्या बताता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, जिनके अंदर दुश्चिंता होती है, परेशान होते हैं, ठीक है, भयभीत होते हैं, दुखी होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं, जिसको अगर इस हेडिंग के अंतर्गत तंत्रिका ताप में अगर उच्च अंक मिलता है तो उनके अंदर ये विशेषता देखने को मिलती है, या ये उसे अवगुण भी कह सकते हैं, देखने को मिलता है। उसके विपरीत जिसके अंदर कम ये पाया जाता है, उसके अंदर इसी के विपरीत में चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, लास्ट आपका है अंतर विवेकशीलता। सो अंतर विवेकशीलता में बेसिकली आपको चीजें मिल रही हैं। इस कारक पर जो व्यक्ति, इस हेडिंग के अंतर्गत जिस व्यक्ति को उच्च अंक प्राप्त होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उनको उपलब्धि उन्मुखता, मतलब उपलब्धि की तरफ उन्मुखता होती है। ठीक है, उनका झुकाव उपलब्धि की तरफ होता है। निर्भरता रखते हैं, वो उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी लेते हैं। दूरदर्शिता, वो जो है दूर से ही चीज़ों को समझ जाते हैं, या सामने जीवन भविष्य में उनके साथ किस प्रकार से घटना घट सकती है या किस प्रकार से उनको कदम लेना चाहिए, वो चीज़ें वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कर्मठता होती है उनके अंदर, कर्मठ होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं और आम नियंत्रण पाया जाता है इस प्रकार से, और उनके अंदर विशेष नियंत्रण पाया जाता है। इसके विपरीत जिनको इस हेडिंग के अंतर्गत कम अंक पाए जाते हैं, जो कम अंक लेते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें विपरीत अवस्था में हमें देखने को मिलती है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास बस यहीं तक। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग नए टॉपिक के साथ में आएंगे, जो कि आपका है मनोगतिक उपागम। ठीक है, सो आज बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हर बार जब हम करेंगे अपने टॉपिक को, तो मैं आपको बताया करूंगा कि इंपॉर्टेंट बेसिकली क्या है क्लास 12 की साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का जो पर्टिकुलर टॉपिक हम करेंगे उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। सो आज हमने क्लास 12 की साइकोलॉजी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली अभी कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको बता दूँ, इसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट आता है ये जो 3 आपने सारांश के रूप में यहाँ पर देखा है। विशेषक, ठीक है, समय की विमा पर आधारित जो है अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं। इन 3 बिंदुओं को आप फोकस करना। इसके बारे में अगर ये विशेषक उपागम आपको लिखने के लिए आता है तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और उसके बाद
यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, 3 पॉइंट्स आपको यहाँ मिलते हैं जिसको बेसिकली आलपोर्ट ने वर्गीकृत किया था। तो इसे बिल्कुल नहीं भूलना कि आलपोर्ट का विशिष्ट सिद्धांत जब उन्होंने प्रतिपादित किया, ठीक है, और उन्होंने बेसिकली इन 3 मुख्य बिंदुओं पे फोकस किया, तो आपको इनकी परिभाषा, इनके बारे में आपको समझ होनी चाहिए और जो है आपसे पूछा भी जा सकता है अलग अलग तरह से। ऐसे गांधीवाद हो गया, हिटलरवाद, इस तरह से उदाहरण सहित आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे हमने क्या पढ़ा है, कैटेल व्यक्तित्व कार्य से रैमंड कैटेल के जो व्यक्तित्व कारक हमने पढ़ा है, इसके अंदर आपको याद रखना है कि 16 इनकी कुछ प्राथमिक जो है मूल विशेषताओं की जानकारी इन्होंने हमें प्रदान की है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप बस इतनी ध्यान रखना। और उसके बाद यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट आता है आइजेंक का सिद्धांत, जो कि कंपेरेटिवली अगर हम रेमंड से कंपेयर कर ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका आइजेंक का सिद्धांत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्होंने 2 सिद्धांत हमें दिए थे और तीसरा बाद में दिया था, और इन 2 का एक विशेष महत्व है। उसके बाद तीसरा जो है इनका ब्लेंडेड है, मिक्सअप है, और इनके बारे में आप अच्छे से जानेंगे और प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद यहाँ जो बेसिकली प्रश्नावली जो अपने को मिलती है, प्रश्नावली में 5 मुख्य हमने हेडिंग पे बात की है, इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। और बृहद 5 कारक कौन कौन से हैं, वो उसको किसने दिया, बेसिकली वो किस बेसिस पे है, उनमें उनके अंतर्गत हमने क्या ये 5 कारक पढ़े हैं, उसको आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली जो 5 कारक आपको दिखाई दे रहे हैं वो आइजेंक के जो प्रश्नावली थी उसी से लिए गए हैं और उसको शॉर्ट करके 5 कारक के रूप में इन्होंने प्रतिपादित किया है। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स की क्लास 12 की साइकोलॉजी हिंदी मीडियम चैप्टर 2 अभी आपने जो पढ़ा है आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा, अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट, कन्फ्यूजन, अगर किस तरह की समस्या होती है, आप हमसे बात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सबके लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल मत सोचना कि मैं ये वीडियो बहुत आसानी से बना लेता हूँ, इसको बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप ये जो देख रहे हैं ना, एक एक अंडरलाइन के लिए हमें करना पड़ता है ये। ठीक है, ये अपने आप कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये ऐसे ही रेडीमेड मेरे को मिलता नहीं है। ठीक है, आपको समझाने के लिए ये इन प्रयासों को लेके मैं चल रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके। और आप अगर बोलेंगे, सोचेंगे कि भाई वीडियो बहुत शॉर्ट हो, मैं जल्दी से समझ जाऊँ, कोई शॉर्ट ट्रिक ऐसी हो जाए, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। स्टूडेंट, अगर आपको ज्ञान लेना है तो समय देना पड़ेगा। ठीक है, ज्ञान अगर सच में आपको चाहिए तो समय देना पड़ेगा, समय नहीं देंगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कोई वो नहीं है कि आप जल्दी भगा भगा के देख लेंगे और सारी चीज़ समझ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो है शॉर्ट ट्रिक्स, एक शॉर्ट रास्ता मत अपनाओ, लॉन्ग तरह से चलो जो है मैं चैप्टर ख़त्म करने के बाद आपको हर चैप्टर पे बूस्टर वीडियो दे रहा हूँ। यार सोचो जरा, आप कितना मैं आप सबके लिए प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, और आप इस तरह से अगर स्टडी करते हो तो डेफिनेटली साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, क्लास 12 की साइकोलॉजी में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो टिल देन आप सबको रखना अपना ध्यान। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।